बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अंग्रेजी में वेटिंग फॉर अ वीज़ा नाम से अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, जिसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज भी पढ़ाया जाता है। हिंदी पाठकों के लिए इसका हिंदी रूपांतरण कर दिया गया है। डॉक्टर साहब लिखते हैं, विदेश में लोगों को छुआछूत के बारे में पता तो है, लेकिन वास्तविक जीवन में इससे सबक न पढ़ने के कारण ये यह नहीं जान सकते कि दरअसल यह प्रथा कितनी दमनकारी है। उनके लिए यह समझ पाना मुश्किल है कि बड़ी संख्या में हिंदुओं के गांव के एक किनारे कुछ अछूत रहते हैं। हर रोज़ वहाँ मैला उठाते हैं, हिंदुओं के दरवाज़ों पर भोजन की भीख मांगते हैं, हिंदू बनिया की दुकान से मसाले और तेल खरीदते वक्त कुछ दूरी पर खड़े होते हैं, गांव को हर मायने में अपना मानते हैं और फिर भी गांव के किसी सामान को कभी छूते नहीं या उसकी अपनी परछाई से भी दूर रहते हैं। अछूतों के प्रति ऊंची जाति के हिंदुओं के व्यवहार को बताने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है? इनके दो तरीके हो सकते हैं। पहला, जन सामान्य की जानकारी दी जाए और दूसरा तरीका है अछूतों के साथ व्यवहार के मामलों का वर्णन किया जाए। मुझे लगता है कि दूसरा तरीका जो है वो ज़्यादा कारगर होगा। इन उदाहरणों में कुछ मेरे अपने अनुभव हैं तो कुछ दूसरों के अनुभव। मैं अपने साथ हुई घटनाओं का जिक्र शुरुआत में करता हूँ। हमारा परिवार मूल रूप से बॉम्बे रेजिडेंसी के रत्नागिरी जिले में स्थित डापोली तालुके का निवासी है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू से होने के साथ ही मेरे पुरखे अपने वंशानुगत धंधे को छोड़कर कंपनी की फौज में भर्ती हो गए थे। मेरे पिता ने भी परिवार की परंपराओं के मुताबिक फौज में नौकरी कर ली। वे अफसर की रैंक तक पहुंचे और सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद मेरा परिवार के साथ डापोली गए ताकि वहाँ पर फिर से बस जाएं, लेकिन कुछ वजहों से उनका मन बदल गया। परिवार डापोली से सतारा आ गया, जहाँ हम 1904 तक रहे। मेरी याददाश्त के मुताबिक पहली घटना 1901 की है, जब हम सतारा में रहते थे। मेरी माँ की मौत हो चुकी थी। मेरे पिता सतारा जिले में खाटव तालुके के कोरेगांव में खजांची की नौकरी पर थे। वहाँ बम्बई की सरकार अकाल पीड़ित किसानों को रोजगार देने के लिए तालाब खुदवा रही थी। अकाल से हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। मेरे पिता जब कोरेगांव गए तो मुझे मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन के 2 बेटों, मेरी काकी और कुछ सहृदय पड़ोसियों के जिम्मे छोड़ गए। मेरी काकी काफ़ी भली थी, लेकिन हमारी खास मदद नहीं कर पाती थी। अक्सर उन्हें उठाकर ले जाना पड़ता था। मेरी बहनें भी थीं, उनकी शादी हो चुकी थी और वे अपने परिवार के साथ कुछ ही दूरी पर रहती थीं। खाना पकाना हमारे लिए एक समस्या थी, खासकर इसलिए कि हमारी काकी शारीरिक अक्षमता के कारण काम नहीं कर पाती थी। हम 4 बच्चे स्कूल भी जाते थे और खाना भी पकाते थे, लेकिन हम रोटी नहीं बना पाते थे, इसलिए पुलाव से काम चलाते थे। पुलाव बनाना सबसे आसान था क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं पड़ता था। चावल और गोश्त को मिलाना होता था। मेरे पिता खजांची थे, इसलिए हमें देखने के लिए सतारा से आना उनके लिए संभव नहीं हो पाता था। इसलिए उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हम गर्मियों की छुट्टियों में कोरेगांव आ जाएं। हम बच्चे यह सोचकर ही काफ़ी उत्तेजित हो गए, क्योंकि तब हमें से किसी ने भी रेलगाड़ी में नहीं देखी थी। भारी तैयारियां हुई। सफ़र के लिए अंग्रेजी स्टाइल के नए कुर्ते, रंग बिरंगी नक्काशीदार टोपी, नए जूते,
नई रेशमी किनारी वाली धोती खरीदी गई। मेरे पिता ने यात्रा का पूरा ब्यौरा लिखकर भेजा था और कहा था कि कब चलोगे यह लिख भेजना, ताकि वे रेलवे स्टेशन पर अपनी चपरासी को भेज दें जो हमें कोरेगांव तक ले जाएगा। इसी इंतज़ार के साथ मैं और मेरा भाई और मेरी बहन के बेटे सतारा के लिए चल पड़े। काकी को पड़ोसियों के सहारे छोड़ आए जिन्होंने उनकी देखरेख का वादा किया था। रेलवे स्टेशन हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर था, इसलिए रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए तांगा कर लिया। हम नए कपड़े पहनकर खुशी में झूमते हुए घर से निकले, लेकिन काकी हमारी विदाई पर अपना दुख रोक ना सकी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हम स्टेशन पहुँचे तो मेरा भाई टिकट ले आया और उसने मुझे व बहन के बेटे को रास्ते खर्च के लिए 2-2 आने दिए। हम फ़ौरन साय खर्च हो गए और पहले नींबू पानी की बोतल खरीदी। कुछ देर बाद गाड़ी ने सीटी बजाई तो हम जल्दी जल्दी चढ़ गए ताकि कहीं छूट ना जाए। हमें कहा गया था कि मसूर में उतरना है, जो कोरेगांव का सबसे नज़दीकी स्टेशन था। ट्रेन शाम को 5 बजे मसूर में पहुंची और हम अपने सामान के साथ उतर गए। कुछ ही मिनटों में ट्रेन से उतरे सभी लोग अपने अपने ठिकानों पर चले गए। हम 4 बच्चे प्लेटफॉर्म पर बच गए। हम अपने पिता या उसकी चपरासी की इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी देर बाद भी कोई नहीं आया। घंटा भर बीत गया तो स्टेशन मास्टर हमारे पास आया। उसने हमारा टिकट देखा और पूछा कि तुम लोग क्यों रुके हो। हमने उन्हें बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम अपने पिता या उनके चपरासी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि कोरेगांव कैसे पहुंचेंगे। हमने कपड़े लत्ते बड़े अच्छे पहने हुए थे और हमारी बातचीत से भी कोई नहीं पकड़ सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। इसलिए स्टेशन मास्टर को यकीन हो गया था कि हम ब्राह्मणों के बच्चे हैं। वे हमारी परेशानी से काफ़ी दुखी हुए, लेकिन हिंदुओं में जैसा आमतौर पर होता है, स्टेशन मास्टर ने पूछ बैठा कि हम कौन हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तपाक से कह दिया कि हम महार हैं, क्योंकि बम्बई रेजिडेंसी में महार अछूतों को कहे जाते हैं। वह दंग रह गया। अचानक उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। हम उसके चेहरे पर तृष्णा का भाव इस साफ साफ देख सकते थे। वह फौरन अपने कमरे में चला गया और हम वहीं खड़े रहे। 20-25 मिनट बीत गए। सूरज डूबने लगा था। हम हैरान परेशान थे। यात्रा की शुरुआत वाली हमारी खुशी काफूर हो चुकी थी। हम उदास हो गए थे। करीब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौटा और उसने हमसे पूछा कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। हमने कहा कि अगर कोई बैलगाड़ी किराए पर मिल जाए तो हम कोरेगांव चले जाएंगे, और अगर बहुत दूर ना हो तो हम पैदल जा सकते हैं। वहाँ किराए पर जाने के लिए कई बैलगाड़ियाँ खड़ी थीं, लेकिन स्टेशन मास्टर से मेरा महार कहना गाड़ी वालों ने सुन लिया था और कोई भी अछूत को ले जाकर अपवित्र होने को तैयार नहीं था। हम दूना किराया देने को तैयार थे, लेकिन पैसों का लालच भी काम नहीं कर रहा था। हमारी ओर से बात कर रहे स्टेशन मास्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अचानक उसके दिमाग में कोई बात आई और उसने हमसे पूछा, क्या तुम लोग गाड़ी हाँक लेते हो। हम फौरन बोल पड़े, हाँ हम हाँक सकते हैं। यह सुनकर वह गाड़ी वालों के पास गया और उसने कहा कि
तुम्हें दुगना किराया मिलेगा और गाड़ी भी खुद चलाएंगे। गाड़ीवान खुद गाड़ी के साथ पैदल चलता रहे। एक गाड़ीवान राजी हो गया। उसे दूना किराया मिल रहा था और वह अपवित्र होने से भी बचा रहेगा। शाम करीब 6:30 बजे हम चलने को तैयार हुए, लेकिन हम इस बात से निश्चिंत थे कि अंधेरा होने से पहले हम कोरेगांव पहुंच पाएंगे कि नहीं। इसलिए हम अस्वस्थ होने के बाद ही स्टेशन छोड़ना चाहते थे कि हम अंधेरे होने से पहले कोरेगांव पहुंच जाएंगे। हमने गाड़ीवान से पूछा कि कोरेगांव कितनी दूर है और कितनी देर में पहुंच जाएंगे। उसने बताया कि 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। उसकी बात पर यकीन करके हमने अपना सामान गाड़ी में रखा और स्टेशन मास्टर को शुक्रिया कहकर गाड़ी में चढ़ गए। हम में से एक ने गाड़ी संभाली और हम चल पड़े। गाड़ीवान बगल में पैदल चल रहा था। स्टेशन से कुछ दूर पर एक नदी थी, बिल्कुल सूखी हुई। उसमें कहीं कहीं पानी के छोटे छोटे गड्ढे थे। गाड़ीवान ने कहा कि हमें यहाँ रुककर खाना खा लेना चाहिए, वरना रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा। हम राजी हो गए। उसने किराए का एक हिस्सा मांगा ताकि बगल के गांव में जाकर खाना खा जाए। मेरे भाई ने उसे कुछ पैसे दिए और वह जल्दी आने का वादा करके चला गया। हमें भूख लगी थी। काकी ने पड़ोसी औरतों के से हमारे लिए रास्ते के लिए कुछ अच्छा भोजन बनवाया दिया था। हमने टिफ़िन बॉक्स खोला और खाने लगे। अब हमें पानी चाहिए था। हम में से एक नदी वाले पानी के गड्ढे की ओर गया, लेकिन उसमें तो गाय बैल के गोबर और पेशाब की बदबू आ रही थी। पानी के बिना हमने आधे पेट खाकर ही टिफ़िन बंद कर दिया और अब गाड़ीवान का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर तक वह नहीं आया। हम चारों ओर उसे देख रहे थे। आखिरकार वह आया और हम आगे बढ़े। 4-5 मील हम चले होंगे कि अचानक गाड़ीवान कूदकर गाड़ी पर बैठ गया और गाड़ी हाँकने लगा। हम चकित थे कि यह वही आदमी है जो अपवित्र होने के डर से गाड़ी नहीं बैठ रहा था गाड़ी पे, लेकिन उससे कुछ पूछने की हिम्मत हम नहीं कर पाए। हम बस जल्दी जल्दी कोरेगांव पहुंचना चाहते थे, लेकिन जल्दी ही अंधेरा छा गया। रास्ता नहीं दिख रहा था। कोई आदमी या पशु भी नज़र नहीं आ रहा था। हम डर गए। 3 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन कोरेगांव का कहीं नामो निशान तक नहीं था। तभी हमारे मन में यह डर पैदा हुआ कि कहीं गाड़ीवान हमें ऐसी जगह तो नहीं ले जा रहा कि हमें मारकर हमारा सामान लूट ले। हमारे पास सोने के गहने भी थे। हम उनसे पूछने लगे कि कोरेगांव और कितना दूर है। वह कहता जा रहा था, ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी ही पहुंच जाएंगे। रात के 10 बज चुके थे। हम डर के मारे सुबह करने लगे और गाड़ीवान को कोसने लगे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक हमें कुछ दूरी पर एक बत्ती जलती हुई दिखाई दी। गाड़ीवान ने कहा, वह देखो, चुंगी वाले की बत्ती है। रात में हम यहीं रुकेंगे। हमें कुछ राहत महसूस हुई। आखिर 2 घंटे के बाद हम चुंगी वाले की झोपड़ी तक पहुँचे। यह एक पहाड़ी की तलहटी में उसकी दूसरी ओर स्थित थी। वहाँ पहुंचकर हमने पाया कि बड़ी संख्या में बैलगाड़ियाँ वहाँ रात गुजार रही हैं। हम भूखे थे और खाना चाहते थे, लेकिन पानी नहीं था। हमने गाड़ीवान से पूछा कि कहीं पानी मिल जाएगा। उसने हमें चेताया कि चुंगी वाला हिंदू है और अगर हमने ये सच बोला कि हम महार हैं तो पानी नहीं मिल पाएगा। उसने कहा, कहो कि तुम मुसलमान हो और अपनी तकदीर आजमा लो। उसकी सलाह पर मैं चुंगी वाले की झोपड़ी में गया।
और पूछा कि थोड़ा पानी मिल जाएगा। उसने पूछा कौन हो। मैंने कहा कि मैं सलमान हूँ। मैंने उससे उर्दू में बात की जो मुझे बहुत अच्छी से आती थी, लेकिन यह चालाकी काम नहीं आई। उसने रुखाई से कहा, तुम्हारे लिए यहाँ पानी किसने रखा है? पहाड़ी पर पानी है, जाओ वहाँ से ले आओ। मैं अपना मुँह सा लेकर गाड़ी के पास लौट आया। मेरे भाई ने सुना तो कहा कि चलो सो जाओ। बैल खोल दिए गए, गाड़ी ज़मीन पर रख दी गई। हमने गाड़ी के निचले हिस्से में बिस्तर डाला और जैसे तैसे लेट गए। मेरे दिमाग में चल रहा था कि हमारे पास भोजन काफ़ी है, भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन पानी के बिना हमें भूखा सोना पड़ रहा है। और पानी इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि हम अछूत हैं। मैं यही सोच रहा था कि मेरे भाई के मन में एक आशंका उभर आई। उसने कहा कि हमें सभी एक साथ नहीं सोना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए एक बार में 2 लोग सोएंगे और 2 लोग जागेंगे। इस तरह पहाड़ी के नीचे हमारी रात कटी। तड़के 5 बजे गाड़ीवान आया और कहने लगा कि हमें कोरेगांव के लिए चलन देना चाहिए। हमने मना कर दिया और उससे 8 बजे चलने को कहा। हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। वह कुछ नहीं बोला। आखिर हम 8 बजे चले और 11 बजे कोरेगांव पहुँचे। मेरे पिता हम लोगों को देखकर हैरान थे। उन्होंने बताया कि उन्हें हमारे आने की कोई सूचना नहीं मिली थी। हमने कहा कि हमने चिट्ठी भेजी थी। बाद में पता चला कि मेरे पिता के नौकर को चिट्ठी मिली थी, लेकिन वह उन्हें देना भूल गया। इस घटना की मेरे जीवन में काफ़ी अहमियत है। मैं तब 9 साल का था। इस घटना की मेरे दिमाग पर अमिट छाप पड़ी। इसके पहले कि मैं जानता था कि मैं अछूत हूँ और अछूतों को कुछ अपमान और भेदभाव सहना पड़ता है। मसलन स्कूल में मैं अपने बराबरी के साथियों के साथ नहीं बैठ सकता था। मुझे एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। मैं यह भी जानता था कि मैं अपने बैठने के लिए एक बोरा रखता था और स्कूल की सफाई करने वाला नौकर वह बोरा नहीं छूता था क्योंकि मैं अछूत हूँ। मैं बोरा रोज घर ले कर जाता और अगले दिन लाता था। स्कूल में मैं यह भी जानता था कि ऊंची जाति के लड़कों को जब प्यास लगती है तो वे मास्टर से पूछकर नल पर जाते और अपनी प्यास बुझा लेते थे। पर मेरी बात अलग थी। मैं नल को नहीं छू सकता था, इसलिए मास्टर की इजाज़त के बाद चपरासी का होना ज़रूरी था। अगर चपरासी नहीं है तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था। घर में भी कपड़े मेरी बहन धोती थी। सतारा में धोबी नहीं थे ऐसी बात नहीं थी। हमारे पास धोबी को देने के लिए पैसे नहीं हो ऐसी भी बात नहीं थी। हमारी बहन को कपड़े इसलिए धोने पड़ते थे क्योंकि हम अछूतों का कपड़ा कोई धोबी नहीं धोता था। हमारे बाल भी मेरी बहन ही काटती थी क्योंकि कोई नाई हम अछूतों के बाल नहीं काटता था। मैं यह सब जानता था, लेकिन उस घटना से मुझे ऐसा झटका लगा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसी से मैं छुआछूत के बारे में सोचने लगा। उस घटना के पहले तक मेरे लिए सब कुछ सामान्य सा था, जैसा कि स्वर्ण हिंदुओं और अछूतों के साथ आमतौर पर होता है। तो साथियों, यह इस किताब की पहली घटना थी। बाकी घटनाएं हम आगे की वीडियो में जानेंगे।